इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। सीधे उस खौफनाक मंजर पर चलते हैं। आइए कल्पना करते हैं, रात की 2 बज रहे हैं। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच का इलाका है। तापमान 0 से भी नीचे है और चारों तरफ घुप अंधेरा है। कोई रोशनी नहीं, कोई किनारा नहीं। और ठीक पैरों के नीचे दुनिया का सबसे विशाल और आलीशान जहाज, जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया था, वो 2 टुकड़ों में टूटकर समंदर की खौफनाक गहराई में समा रहा है। पानी चीखते हुए इंसानों से भरा है और बचने का कोई रास्ता नहीं। 112 साल बीत चुके हैं दोस्तों, लेकिन 14 अप्रैल 1912 की वो रात आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे एक बर्फ के टुकड़े ने इंजीनियरिंग की उस मास्टरपीस को महज 2 घंटे 40 मिनट में समंदर के तल में पहुंचा दिया? ये सिर्फ इतिहास की कोई आम घटना नहीं है, बल्कि ये इंसान के घमंड और कुदरत की खौफनाक ताकत के बीच की एक बहुत ही भयानक टक्कर की कहानी है। हम अक्सर अपनी टेक्नोलॉजी पर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि कुदरत के बनाए हुए बेसिक नियमों को ही भूल जाते हैं। और तबाही की इस पूरी नींव में सिर्फ एक शब्द छिपा है, ह्यूब्रिस, यानी अहंकार, या कह लीजिए हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। जब किसी भी जहाज पर अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला का ठप्पा लगा दिया जाता है ना, तो एक झूठी सुरक्षा की फीलिंग आ जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई असल दुनिया के हुनर के बजाय सिर्फ एक बड़ी डिग्री के भरोसे बैठा हो। जब हालात अचानक बदलते हैं और कुदरत अपना असली रूप दिखाती है, तो ये झूठा आत्मविश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। तो चलिए भाग 1 में बात करते हैं इस तैरते हुए 5 स्टार शहर की, एक सच्चा इंजीनियरिंग का चमत्कार। साल 1909, बेलफास्ट आइलैंड। यहाँ एक ऐसा सपना बनना शुरू हुआ जो इंसान की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। RMS टाइटैनिक। इसका स्केल सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। अगर 3 फुटबॉल ग्राउंड्स को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो वो टाइटैनिक की लंबाई के बराबर होगा। 17 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई और 46,000 टन से भी ज्यादा वजन। इसे चलाने के लिए 3 विशालकाय इंजन्स लगे थे और इनकी भट्टियों में हर दिन 600 टन कोयला जलाया जाता था, जिसे 176 लोग अपने हाथों से झोंकते थे। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि समंदर पर तैरता हुआ एक 5 स्टार शहर था। इसमें फर्स्ट क्लास के यात्रियों के लिए स्विमिंग पूल, जिम, टर्किश बाथ, शानदार कैफे और दुनिया की सबसे महंगी वाइन मौजूद थी। और इस जहाज को लेकर लोगों का कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि एक क्रू मेंबर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि खुद भगवान भी इस जहाज को नहीं डुबा सकते। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए अपने पहले सफर पर निकला, तो इस पर करीब 2240 लोग सवार थे। सब बेहद खुश थे, जश्न मना रहे थे। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे समुद्र में क्या होने वाला है, और वो एक मौत के सफर पर निकल चुके हैं। अब आते हैं भाग 2 पर। नजरअंदाज की गई चेतावनियां और वो सिस्टम फेलियर जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। सफर के चौथे दिन यानी 14 अप्रैल की उस रात अटलांटिक महासागर में एक अजीब सी शांति थी। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी और समंदर एकदम कांच की तरह फ्लैट था। विज्ञान के अनुसार जब समंदर इतना शांत होता है तो लहरें आइसबर्ग से टकराकर सफेद झाग नहीं बनाती। इससे रात के अंधेरे में आइसबर्ग को दूर से देखना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उस पूरे दिन रेडियो ऑपरेटर्स को 6 आइसबर्ग वार्निंग्स मिली थीं, लेकिन ऑपरेटर्स पैसेंजर्स के पर्सनल मैसेजेस भेजने में इतने बिजी थे कि उन्होंने सबसे जरूरी आखिरी वार्निंग को कैप्टन एडवर्ड स्मिथ तक पहुंचाया ही नहीं। ये सख्त रूटीन फॉलो करने की जिद थी जिसने कम्युनिकेशन सिस्टम को तोड़कर रख दिया। और फिर तबाही का वो टाइमलाइन शुरू हुआ। रात के 11:39 बज चुके थे। टाइटैनिक फुल स्पीड में था। तभी सबसे ऊंचे वॉच टावर पर खड़े फ्लीट फ्रेडरिक नाम के गार्ड को दूर अंधेरे में कुछ काला काला नजर आया। वो कोई परछाई नहीं थी, एक विशालकाय आइसबर्ग था। उसने तुरंत अलार्म की घंटी 3 बार बजाई और नीचे ब्रिज पर फोन किया, आइसबर्ग राइट अहेड। फिर 11:40 पर जहाज का दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। महज कुछ घंटों के अंदर रात 2:10 पर जहाज की पावर फेल हो गई, बत्तियां गुल हो गईं और 2:20 पर जहाज पूरी तरह सतह के नीचे डूब गया। एक इंजीनियरिंग का मास्टरपीस इतनी जल्दी कैसे तबाह हो सकता है? इसे समझने के लिए चलते हैं भाग 3 पर, डूबने का भौतिक विज्ञान और कुदरत के नियम। जब आइसबर्ग दिखा तो चीफ ऑफिसर मर्डॉक ने तुरंत जहाज को लेफ्ट मोड़ने और इंजन फुल रिवर्स करने का ऑर्डर दिया था। लेकिन टाइटैनिक इतना भारी और इतना तेज था कि उसे तुरंत मोड़ना फिजिक्स के नियमों के सख्त खिलाफ था।
रात 11:40 पर कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, बस एक हल्का सा झटका महसूस हुआ। लेकिन नीचे असली मौत का खेल शुरू हो चुका था। आइसबर्ग ने निचले राइट साइड को खरोच दिया था और 300 फीट लंबा सुराग हो गया। जब चीफ डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने नीचे आकर डैमेज देखा तो उनका रंग उड़ गया। जहाज को ऐसे डिजाइन किया गया था कि 16 में से 4 वाटरटाइट कंपार्टमेंट भर जाएं तो भी वो नहीं डूबेगा, लेकिन यहाँ 5 हिस्से फाड़ दिए गए थे। उन्होंने कैप्टन की आंखों में देखा और कहा, ये जहाज अब नहीं बच सकता, हमारे पास बस 1 से 2 घंटे हैं। इसके बाद सामने आया एक ऐसा जानलेवा गणित जिसने हजारों जानें ले ली। जहाज पर 2240 लोग थे, लेकिन 20 लाइफ बोट्स में सिर्फ 1178 लोगों के बैठने की जगह थी। यानी सीधे सीधे आधे से ज्यादा लोगों का मरना तय था। महिलाओं और बच्चों को पहले बचाने का रूल लागू किया गया, लेकिन शुरुआत में लोगों को लगा कि जहाज डूब ही नहीं सकता, तो वो गर्म जहाज छोड़कर रात के अंधेरे में छोटी लाइफ बोट में जाने को तैयार ही नहीं हुए। इसका नतीजा ये हुआ कि पहली लाइफ बोट, जिसमें 65 लोगों की जगह थी, वो सिर्फ 28 लोगों को लेकर ही समंदर में उतार दी गई। लेकिन जैसे जैसे जहाज का अगला हिस्सा पानी में नीचे जाने लगा, लोगों को असलियत समझ में आने लगी। अब डेक पर दहशत और चीख पुकार मच चुकी थी। लोग जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स की तरफ भाग रहे थे, और इस डरी हुई भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हवा में गोलियां तक चलानी पड़ी। और इस पूरे खौफनाक मंजर के बीच पता है क्या हो रहा था? जहाज का म्यूजिक बैंड डेक पर खड़ा होकर शांत धुनें बजा रहा था ताकि पैनिक कम हो सके। वो जानते थे कि वो मरने वाले हैं, फिर भी अपना म्यूजिक नहीं छोड़ा। और फिर वो पल आया जब जहाज का पिछला हिस्सा 45 डिग्री के एंगल पर हवा में उठ गया। यहां आकर इंसान की बनाई तकनीक पूरी तरह हार चुकी थी। अब रुक करते हैं भाग 4 का, ठंडे पानी का विज्ञान और एक बहुत ही खौफनाक सच। जहाज टूटने के स्ट्रक्चरल फेलियर से हटकर जरा उस बायोलॉजिकल सच्चाई को समझते हैं। उन हजारों लोगों के शरीर के साथ क्या हुआ जो -2 डिग्री के ठंडे पानी में गिरे थे? स्टेप 1, कोल्ड शॉक रिस्पॉन्स। पानी में गिरते ही रक्तवाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स सिकुड़ गई। स्टेप 2, लोग अनियंत्रित रूप से हांफने लगे, जिससे फेफड़ों में पानी भर गया। स्टेप 3, शरीर ने दिमाग और दिल को बचाने के लिए हाथ पैरों की ब्लड सप्लाई रोक दी, जिससे महज 10 से 15 मिनट में लकवा मार गया। और आखिरी स्टेप, नर्वस सिस्टम का शटडाउन और कार्डियक अरेस्ट। असल में पानी में डूबना नहीं, बल्कि ठंडे पानी का ये विज्ञान ही उस रात का सबसे बड़ा कातिल था। और अब आखिरी हिस्सा, भाग 5, प्रकृति का अंतिम अधिकार। उस खौफनाक चीख पुकार के बाद समंदर पर एक डरावना और मुर्दा सन्नाटा छा गया। करीब सुबह 4 बजे आरएमएस कारपेथिया जहाज वहां पहुंचा, लेकिन तब तक सिर्फ 712 लोगों को ही बचाया जा सका। दशकों तक वो मलबा समंदर में कहीं खोया रहा। फिर 1985 में, पूरे 73 साल बाद, डॉक्टर रॉबर्ट बैलर्ड ने उसे 12,500 फीट की खौफनाक गहराई में खोज निकाला। इतने गहरे दबाव और समुद्री माहौल ने इंसानी कंकालों तक को पूरी तरह गला दिया था। वहां सिर्फ लोगों के जूते और कुछ पर्सनल सामान बचे थे जो उस भयानक रात की गवाही दे रहे थे। वहां सबसे हैरान करने वाली जो बायोलॉजिकल चीज मिली, वो है गहरे समंदर का एक खास बैक्टीरिया, हेलोमोनास टाइटैनिके। ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से इस जहाज के लोहे को खा रहा है। ये एक ऐसा अद्भुत बायोलॉजिकल प्रोसेस है जहां कुदरत एक्टिवली अपना लोहा वापस ले रही है। और साइंटिस्ट का मानना है कि आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से घुरकर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। कुदरत हर उस चीज को मिटा रही है जो कभी इंसान के घमंड का बहुत बड़ा प्रतीक हुआ करती थी। तो इस पूरे कहानी का सबसे बड़ा सबक हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब हमारी सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और महत्वाकांक्षाएं प्रकृति के सामने खड़ी होती हैं, तो आखिर में जीत किसकी होती है? जब इंसान का घमंड कुदरत की असीम और खौफनाक शक्ति से टकराता है, तो अंतिम अधिकार सच में किसके पास होता है? इस सवाल पर विचार जरूर होना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषण के साथ मिलते रहेंगे।